अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त में हम एक अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप काफ़ी तफसील के साथ लेकर चलेंगे, ताकि इस तरह के सवालात से कभी भी आपका सबका पेश आ जाए तो आपको पता हो कि आप इस तरह के सवालात को कैसे बआसानी हल कर सकते हैं। तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम आज की अपनी इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सवाल मेरे सामने यहाँ पर दर्ज है, लेकिन सवाल पर आने से पहले हम देख लेते हैं कि ये सवाल लिया कहाँ से गया है या इस सवाल का रेफरेंस क्या है। तो ये सवाल दी स्टूडेंट फैक्ट्री की जानिब से दी एप्टीट्यूड टेस्ट मैनुअल के नाम से एक किताब है कि जिसके 8th एडिशन के सफ़र नंबर 327 के ऊपर सवाल नंबर 32 की सूरत में ये सवाल वहाँ पर दर्ज था और वहाँ से मैंने इसको नकल किया है। और एन मुमकिन है ये सवाल आपको इंटरनेट या दीगर किताबों में भी देखने को मिल जाए। अभी अपने सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो सवाल की स्टेटमेंट यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको सवाल पढ़कर सुना देता हूँ। दी नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर P in millimeters of mercury for an adult male X years old can be modeled by the following equation। तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें कहा गया है ये इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बता रही है दो वेरिएबल्स के दरमियान। और वो दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो पहला वेरिएबल हमारे पास है ब्लड प्रेशर का, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, इसको हमने लेटर P से रिप्रेजेंट किया है। और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है वो हमारे पास है X, यानी एज है एडल्ट मेल की, हमारे पास एज है, उसको हमने X से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और पहला वेरिएबल हमारे पास ब्लड प्रेशर है, उसको हमने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा वेरिएबल हमारे पास एडल्ट मेल की एज है, उसको हमने X से रिप्रेजेंट किया है। और इन दोनों के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में हमें दिया गया है, जो कि इक्वेशन यहाँ पर नीचे हमें प्रोवाइडेड है। अब हमसे सवाल क्या किया गया है वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडल फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 ईयर इन एज बाय हाउ मैनी मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी विल द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर एन एडल्ट मेल इंक्रीज। तो अब आपको यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप एज को 1 साल बढ़ा दें या अपनी एक एज को 1 ईयर इंक्रीज़ कर दें या 1 यूनिट इंक्रीज़ कर दें, तो आपके जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा या कितना इफ़ेक्ट आएगा या कितना इंक्रीज़ होगा। तो आपसे ये यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो मैं सवाल को यहाँ पर दोबारा दोहरा देता हूँ और हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बता रही है। और कौन से दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बता रही है, एक वेरिएबल हमें बताया गया है कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और दूसरा वेरिएबल हमें बताया गया है कि मेल्स की जो है, कोई भी मेल है उसकी एज है, उसको हमने X से रिप्रेजेंट किया है और ब्लड प्रेशर को हमने P से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। और हमने यहाँ पर बताना है कि अगर हम अपनी एज को 1 ईयर से इंक्रीज़ करें तो हमारे पास क्या अफेक्ट आएगा हमारा ब्लड प्रेशर उस पर, हमारे ब्लड प्रेशर पर उस 1 यूनिट के इंक्रीज़ करने, एज को 1 यूनिट से इंक्रीज़ करने से ब्लड प्रेशर पर हमारा क्या इफेक्ट आएगा। तो ये हमने बताना है। इक्वेशन जो हमें गिवन है वो भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। P इज़ इक्वल टू X प्लस 220 होल डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन है और हमने यहाँ पर, हमारे पास सवाल पूछा गया है कि अगर हम यहाँ पर एज को, जो कि X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम उसको अगर हम 1 यूनिट से इंक्रीज़ करें तो उसका इफेक्ट P पर क्या आएगा। तो ये हमारे पास सवाल यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर मैं पहले भी इस चीज़ को बारहा दोहरा चुका हूँ कि आपने इस तरह के सवालात को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़ा सा भी इस सवाल पर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह के सवालात को हम काफ़ी तफसील के साथ पहले पिछली नशिस्तों में हम देख चुके हैं। और इस तरह के सवालात की जितनी भी थ्योरी थी और जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हम पहले बहुत डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। और इस तरह के सवालात में कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, क्या मेथडोलॉजी यूज़ हो रही होती है, उसको भी हमने काफ़ी डिटेल के साथ कवर किया है। तो आपने इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि इसका
अगरचे यानी कि इसमें इस सवाल को हो सकता है घुमा फिरा के दे दिया जाए, लेकिन आपने एक चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट रहना है। इस तरह के सवालात को हम काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं और आपको जो बैक एंड पे असल मेथडोलॉजी हो रही होती है उसके बारे में आपको पता है। और अगर आपको बैक एंड पे पता है कि क्या हो रहा है तो सवाल को चाहे जितना मर्ज़ी वो घुमा फिरा के दे दें तो इंशाल्लाह आपसे गलत नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने बैक एंड पे जो मेथडोलॉजी है उसको आपने याद रखना है। फिर इसी तरीके से आपने सवाल को सही से समझ लेना है, क्योंकि अगर आपने सवाल को सही से नहीं समझा तो आगे आने वाला सारा जो आपका अमल है वो गलत हो सकता है। और एक और प्रैक्टिस यहाँ पर बना लें अपनी, और अपनी आदत बना लें, जब भी इस तरह के कोई सवालात आते हैं तो आपको जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा होता हूँ या इससे मिलता जुलता कभी सवाल आता है तो आप क्या किया करें, आप कागज़ और पेंसिल उठा लिया करें, कागज़ और कलम उठा लिया करें, और बिल्कुल जिस तरह भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही मुझे फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। जब आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे जितना मर्ज़ी घुमा फिरा के दे दिया जाए। तो आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कागज़ कलम आप अपने साथ रखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो इस तरह का कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए, जितना मर्ज़ी घुमा फिरा कर दे दिया जाए, तो आपका इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। तो ये हमारे पास सवाल है। अब इस सवाल के सोल्यूशन पर चलते हैं कि हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, हम पिछली नशिस्तों में भी इसको काफ़ी तफसील के साथ देख चुके हैं कि हमारे पास जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो तो हमने देखना है कि उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और उन वेरिएबल्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस स्टेप 1 में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन हैं। तो एक हमें पता है, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, और कौन कौन से 2 वेरिएबल्स हैं, उनमें से सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास ब्लड प्रेशर का वेरिएबल था और उसको हमने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है। ब्लड प्रेशर के लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस सवाल में वो मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है, और ये यूनिट्स याद रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास पहला वेरिएबल क्या है, पहला वेरिएबल हमारे पास ब्लड प्रेशर है जिसको कि हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास दूसरा वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास एज है, यानी उस इंडिविजुअल की एज है कि जिसका ब्लड प्रेशर हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एज जो है उसको हमने स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया है, और उसका यूनिट क्या है एज का, एज हम यूजुअली ईयर्स में मेजर करते हैं, और यहाँ पर भी हमने जो एज का यूनिट लिया है वो ईयर्स में लिया है। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक ब्लड प्रेशर है जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक हमारे पास एज है जिसको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके यूनिट्स भी इनके सामने साथ साथ लिखे हुए हैं। एक चीज़ अब हमने यहाँ पर डिटरमाइन करनी है और वो बताना है कि आया कि इनमें से कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम पहले भी पिछली नशिस्तों में कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं पता तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ऐसा वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो या दूसरे वेरिएबल पर मुनहसर हो, या फिर ऐसा वेरिएबल जिसका दूसरे वेरिएबल पर इन्हसार हो, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ऐसा वेरिएबल जो कि दूसरे पर डिपेंड ना कर रहा हो या दूसरे पर उसका इन्हसार ना हो, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। या इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद भी होता है, यानी उसके ऊपर किसी दूसरे का अफेक्ट नहीं है या वो दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको यहाँ देखने से अंदाज़ा होगा कि अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एज पर। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है, उसका ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ता जाएगा, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी और वो बुढ़ापे तक पहुँचेगा तो उसका ब्लड प्रेशर हो सकता है मुख्तलिफ हो जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर डिपेंड कर रहा है एज के ऊपर। तो इसी तरीके से दीगर बीमारियों की भी यही सूरत हाल है, और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपने देखा होगा बुज़ुर्गों में ये ज़्यादा पाया जाता है कि चूँकि उनकी एज बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और रियल लाइफ से भी देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा यूजुअली एज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर चूँकि एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ब्लड प्रेशर हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा पलट कर देखें तो जो हमारे पास एज है वो तो ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, यानी एज तो टाइम है और टाइम तो गुजरता रहता है, टाइम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी ऐसा तो नहीं है कि ब्लड प्रेशर एक शख्स का कम या ज़्यादा होगा तो उसकी एज भी कम या ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि इसका उल्टा होता है, यानी अगर एज ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर भी चांसेस हैं कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एज जो है ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो इसलिए एज चूँकि उस पर डिपेंड नहीं कर रही तो इंडिपेंडेंट है एज। तो यहाँ पर हमने एज को क्या किया है,
एज को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा है और हमने जो ब्लड प्रेशर है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा है। और हम पिछली नशिस्तों में भी काफ़ी तफसील के साथ देख चुके हैं कि टाइम जब भी आएगा तो टाइम गुज़र रहा होता है, टाइम को कोई चीज़ रोक नहीं सकती और टाइम किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता, तो यूजुअली टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। तो यहाँ पर जो एज है ये भी दरअसल टाइम ही है, यानी आप कब पैदा हुए हैं उसके बाद से आपने टाइम गिनना शुरू किया है और टाइम की यूनिट्स क्या हैं, यानी सालों में आपने वक्त को गिनना शुरू किया है। तो एज भी चूँकि टाइम है तो एज हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मालूम कर लें, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हम अपनी प्रैक्टिस के लिए हम रफ सा एक ग्राफ बना लेते हैं ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हम इमेजिन कर सकें। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास वाई एक्सिस पर आता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यूजुअली वाई होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यूजुअली एक्स होता है। तो हम इस तरह उसको लेबल कर देते हैं। और चूँकि यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास ब्लड प्रेशर था जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इन एक्स और वाई को मिटाकर डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह हम पी लिख देंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह हम पहले भी एक्स यूज़ होता है और हमने यहाँ पर भी एज के लिए भी एक्स यूज़ किया है तो यहाँ पर एक्स ही आएगा। तो हमारे पास इस तरह से एक रफ सा ग्राफ हमारे पास आ गया है और हमारे पास एक ढांचा आ गया ग्राफ का कि हम यहाँ से शुरुआत कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया है स्टेप 1 में, सिर्फ हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया है और हमने उनका एक रफ सा प्लॉट बना लिया है, ग्राफ बना लिया है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब हम अपने स्टेप 2 पर चलते हैं और स्टेप 2 में देखते हैं कि हमने क्या करना है। द प्रोवाइडेड लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलरेडी सिंप्लीफाइड। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसको देखने से भी आपको मालूम हो रहा होगा कि ये मिलती जुलती है उस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन से जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने पिछली नशिस्तों में काफ़ी तफसील के साथ देखा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म हमारे पास जो होती है वो होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जनरल फॉर्म होती है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती लग रही है, तो आप इससे यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। और यहाँ पर अगर आप पावर्स भी देखें वेरिएबल्स की तो पावर भी आपको बता रही है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, या फिर आप इसको लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर उसकी जनरल फॉर्म लिखी थी, हमने देखा था कि उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। और इसमें इस तरह की फॉर्म जब भी हमें इक्वेशन गिवन हो हमने उस इक्वेशन को इस तरह की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी होती है। और उसके लिए हमने सबसे पहले ये करना होता है कि y के साथ जो भी हमने कोशिश करना होता है कि y वेरिएबल या जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट हमारा 1 हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में कोफिशिएंट y के साथ 1 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके साथ 1 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है। अगर बिलफर्ज यहाँ पर p के साथ कोफिशिएंट कुछ और होता तो हमने सबसे पहला काम ये करना था कि इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है या लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है इसके कंपेरेबल फॉर्म में हमने लाना था। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास पहले ही ऑलरेडी तकरीबन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने सिंपल ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको हम सिंपली हमारे पास जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन की जो जनरल फॉर्म है हम उससे कंपेयर कर लेंगे और उस कंपेयर करने से हम फिर इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये पूरा अमल कैसे होगा वो मैंने यहाँ पर दर्ज किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन की हमारे पास जनरल फॉर्म है और ये हमारे पास जो है प्रोवाइडेड जो हमें प्रोवाइड की गई है इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वो हमारे पास यहाँ पर मैंने दर्ज कर दी है। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तो ब्रैकेट को अगर मैं खोलूँ तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये कैसे होगा, अगर दोनों टर्म्स को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो पहली x/2 हो जाएगा और 220 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो वो 110 हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा वो मेरे पास गिवन इक्वेशन का ये वाला आएगा। और इसको मैंने अब क्या करना है, इसको मैंने कंपेयर करना है इस लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म से मैंने कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने से भी नज़र आ रहा है, जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई वेरिएबल, जनरल फॉर्म में वाई वेरिएबल था, उसकी जगह आपका यहाँ पर क्या आया है, पी वेरिएबल आ गया है, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। वहाँ पर वाई डिपेंडेंट था, यहाँ पर पी डिपेंडेंट है। इसी तरीके से आपका जो एक्स वेरिएबल था वो जनरल फॉर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और इस जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है यहाँ पर भी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स ही है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स, यहाँ पे टोटल जनरल इक्वेशन में अगर हम देखें, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, 4 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं। तो अब हम इन कंपैरिजन के थ्रू चारों अल्फ़ाबेट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास पी आया है, जो कि पहले वाई था जनरल फॉर्म में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक्स ही रहा है, और जनरल फॉर्म में भी हमारे पास एक्स ही था। इसके अलावा अगर आप सी को देखें तो यहाँ पर सी को कंपेयर करने से आपको अंदाज़ा होगा कि सी हमारे पास क्या रहा है, सी हमारे पास 110 आ रहा है, और एक्स के साथ जो भी कोफिशेंट हो उसको हम एम कहते हैं। तो अगर आप नीचे वाली जो हमें इक्वेशन गिवन है, अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें तो एक्स के साथ हमारे पास यहाँ जो कोफिशेंट है वो 1/2 है, हमारे पास एम की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। इसी को मैंने यहाँ पर फॉर्मली यहाँ पर लिख भी दिया है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो स्लोप को कंपैरिजन से हमें पता चला है कि स्लोप एम, जनरल फॉर्म में जो वेरिएबल हमारे पास एम मौजूद था वहाँ पर स्लोप की फॉर्म में, कंपैरिजन से हमें पता चला है कि उसकी वैल्यू प्रोवाइडेड इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें 1/2 थी। इसी तरीके से कंपैरिजन से हमें वाई इंटरसेप्ट जो मालूम हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास 110 आई है, और इस तरीके से हमने जो हमारे पास लाइन गिवन थी उसका हमने स्लोप भी फाइंड कर लिया है, और हमने उसका वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं रुक कर आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई भी किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो या ग्राफ गिवन हो, तो आपने करना क्या होता है कि जिस तरह आप दुकान पर जाते हैं और एक मिस्त्री जो है वो मोटरसाइकिल के पुर्जे को खोल कर रख देता है, हमने भी यहाँ पर यही करना होता है कि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन हो या ग्राफ ऑफ अ लाइन गिवन हो, तो आपने उसके पुर्जे कर देने हैं। और एक लाइन के क्या क्या पुर्जे होते हैं, उसके जो पुर्जे होते हैं वो 4 ही होते हैं। 2 उसमें वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक उसकी स्लोप होती है, एक उसका वाई इंटरसेप्ट होता है। तो आपने उस लाइन को, जो भी आपको इक्वेशन गिवन हो या ग्राफ की फॉर्म में गिवन हो, आपने उस लाइन के बिल्कुल पुर्जे कर देने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक मिस्त्री जो है मोटरसाइकिल के पुर्जे कर देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, उस इक्वेशन ऑफ लाइन के पुर्जे करके यहाँ पर हमने उसकी स्लोप फाइंड कर ली और उसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट आया है या जो हमारे पास स्लोप आई है, हमने इसको सिंपली इंटरप्रेट कर लेना है और देख लेना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू 110 आई है। इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वो हमने स्टेप 3 में किया है। हेयर वी कैन इंटरप्रेट वाई इंटरसेप्ट एज, अब वाई इंटरसेप्ट को अगर इंटरप्रेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट 110 है, इसका मतलब ये है कि व्हेन एज इज़ 0 years ब्लड प्रेशर P विल बी 110 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। हमें पिछली नशिस्तों में काफ़ी तफसील के साथ देख चुके हैं कि वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए तो उस 0 वैल्यू पर डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट बताता है। तो यहाँ पर भी देखें, जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए तो वाई वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 110 था, तो उसका मतलब ये हुआ कि जब एज हमारी 0 होगी तो ब्लड प्रेशर की जो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 110 होगी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू, इक्वेशन हमारे पास थी y इज़ इक्वल टू x/2 + 110 था। तो अगर आप इस इक्वेशन में भी x को, जो कि एज है, उसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y आपके पास x/2 0 हो जाएगा, तो y आपके पास 110 आ जाएगा। तो ये आप इंटरसेप्ट को इस तरह भी देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से ज़्यादा बेहतर समझ आता है तो हमारे पास इंटरसेप्ट के क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 0 और 110 हमारे पास इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और अगेन ये वही चीज़ है कि जब एज 0 हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर हमारे पास 110 हो जाएगा। तो ये हमें उस इक्वेशन से पता चल रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है आप कह सकें कि एज तो कभी 0 हो ही नहीं सकती, तो बिल्कुल आपका ये कंसर्न सही होगा। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पर वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आ रही होती है उसकी कोई एज सच सेंस नहीं बन रही होती, लेकिन ये अगेन एक डिफरेंट हम टॉपिक में चले जाएंगे। तो अभी के लिए आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इस चीज़ की सेंस बनती है या नहीं बनती। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो इक्वेशन गिवन है उसके मुताबिक हमारे पास
इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो यही बता रही है कि जब आपकी एज 0 हो जाएगी तो हमारे पास जो वाई वेरिएबल है या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू 110 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने इक्वेशन से भी इसको समझ लिया। अगर आप ग्राफ में देखना चाहें कि वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि जब वाई इंटरसेप्ट अगर हमारे पास 110 है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा ग्राफ जो है वो शुरू कहाँ से होगा, 110 से होगा, या फिर जब हमारे पास एज 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो p की वैल्यू 110 होगी। इसका मतलब ये होगा, तो यानी कि जो भी ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो वो शुरू यहाँ से होगा, इस पॉइंट से होगा, 110 से होगा। तो वाई इंटरसेप्ट में यही बताता है जब x या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पर p है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पर ग्राफ में भी देख लिया कि 110 हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। तो हमारे पास एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हमने इंटरप्रेट कर लिया। अब दूसरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो दूसरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास स्लोप। अब देखते हैं कि स्लोप को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। हेयर वी कैन इंटरप्रेट स्लोप एज, तो हमने स्टेप 4 में स्लोप को इंटरप्रेट किया है। तो स्लोप हमारे पास 1/2 आई थी। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि विद एवरी यूनिट इंक्रीज इन एक्स, विद एवरी यूनिट इंक्रीज इन एक्स p इंक्रीजेज बाय 1/2 यूनिट्स। यानी कि जब भी आप एज को 1 यूनिट से बढ़ाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 1/2 यूनिट से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यानी कि स्लोप के डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं पिछली नशिस्तों में काफ़ी ज़्यादा, कि स्लोप की जो वैल्यू आती है वो हमें क्या बताती है, वो ये बताती है कि जब भी हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 1/2 थी, तो उसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जब भी हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका क्या इफेक्ट होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एज था, तो जब भी हमने एज को 1 यूनिट इंक्रीज़ किया तो हमें स्लोप बता रही है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि p था, ब्लड प्रेशर था, वो 1/2 यूनिट्स इंक्रीज़ होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लोप को भी इंटरप्रेट कर लिया। और इस चीज़ को अगर आप ग्राफ से देखना चाहें इसका मतलब ये होगा कि जब आप इसको 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे, जब आप एज को 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे, यानी आप यहाँ से 1 यूनिट आपने इंक्रीज़ किया, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, वो 0.5 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले मिसाल के तौर पे ये था तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सही से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा और ये पॉइंट कौन सा होगा, 110.5। आप सपोज़ कर लें कि ये 110.5 था। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप x को 1 यूनिट इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो p है वो 1.5 इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरीके से जब आप 1 पॉइंट मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो वो क्या होगा, 0.5 मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपके पास स्लोप इस तरह से कुछ आ रही होगी और वो बता रही होगी कि जैसे जैसे आप x को 1 यूनिट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका p 0.5 यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो स्लोप का हमारे पास ये मतलब है। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई है, हमारे पास स्लोप आ गई है। स्लोप की इंटरप्रिटेशन क्या है कि जैसे ही हम x को एज को 1 ईयर से इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो 1/2 यूनिट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर आप सवाल पे आएँ तो सवाल में अगर आप देखें तो हमसे पूछा क्या गया था, अकॉर्डिंग टू द मॉडल फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 ईयर इन एज बाय हाउ मैनी मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी विल द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर एन अडल्ट मेल इंक्रीज़। यानी यहाँ पर भी आपसे यही पूछा गया था कि जब आप एज को 1 ईयर से इंक्रीज़ करेंगे तो ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा या कितने यूनिट से इंक्रीज़ करेगा। इसका जवाब हमें स्लोप की इंटरप्रिटेशन में मिल गया है कि जब हम एज को 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे यानी कि 1 ईयर से इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर 1/2 यूनिट से इंक्रीज़ होगा। और इसी चीज़ को मैंने फॉर्मली यहाँ पर स्टेप 5 में मैंने यहाँ पर फॉर्मली दर्ज कर दिया है और यही हमारे पास जो है वो इस सवाल का आंसर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक और स्टेप है हमारे पास स्टेप 6 जो कि ऑप्शनल है, और अगर आप प्रैक्टिस के लिए इस जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी इसको अगर आप प्लॉट करना चाहें या इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप इस इक्वेशन का इस तरह से ग्राफ भी बना सकते हैं। और ग्राफ में अगर आप देखें तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जो कि वाई एक्सिस पर ब्लड प्रेशर मौजूद है, एक्स एक्सिस पर एज मौजूद है। अगेन अगर आप इस पर गौर करें तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 110 आ रहा है, यानी कि जब एज हमारे पास 0 है तो ब्लड प्रेशर हमारे पास 110 यूनिट्स होगा। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप एज को 1 यूनिट इंक्रीज़ करेंगे तो करते जाएंगे, एज को आप 1 यूनिट इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर
0.5 यूनिट्स इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर आप एज को 20 यूनिट्स इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 10 यूनिट्स इंक्रीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब एज 20 हो जाएगी तो आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो 10 यूनिट्स मज़ीद बढ़ चुका होगा, यानी कि 110 से 120 पे जा चुका होगा। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आंसर जो है उस इक्वेशन के मुताबिक आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी y इज़ इक्वल टू x/2 प्लस 110 था। तो अगर आप मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर फाइंड करना चाहें, या सॉरी अगर आप यहाँ पर इसको इस तरह कर दें, p इज़ इक्वल टू x/2 प्लस 110 था। तो अगर आप यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं कि जब एज 60 होगी तो उस पर क्या ब्लड प्रेशर की वैल्यू होगी, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपने x की जगह सिंपली 60 पुट कर देना है। तो 60/30 क्या हो जाएगा, 60/2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 प्लस 110 क्या हो जाएगा, तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ग्राफ में भी देखें कि जब x की वैल्यू 60 है तो यहाँ पर आप y की वैल्यू देख सकते हैं कि 140 है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन जो आपको गिवन थी उसका इस तरह से ग्राफ भी फाइंड कर सकते हैं, और उसमें कोई भी वैल्यू पुट करके तो आप उसका दूसरा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी तफसील से देखा कि इस तरह के सवालात से अगर आपका साबका पेश आ जाए तो आप कैसे उसको हल कर सकते हैं, और फिर हमने देखा कि अगर आप इसका अपनी प्रैक्टिस के लिए इस तरह की इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।